नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, अगस्त माह जो है बहुत तेजी के साथ निकल चुका है और आपके पास समय जो है बहुत ही कम बचा है, यानी कि बहुत ही अब आपके पास समय इतना है कि अब आपको किसी भी अन्य चीजों पर समय वेस्ट नहीं करना है। अभी भी सुधर जाओ भाई साहब, ARO वाले खास अभ्यर्थी अभी भी सुधर जाओ। आप लोग के लिए जरूरी हो जाता है कि दरअसल आप लोग अब अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहिए। ओके, एंड सेकंड थिंग ये कि जो पीसीएस के अभ्यर्थी हैं उनके पास तो समय शेष बिल्कुल नहीं बचा। वो लोग टेस्ट सीरीज PYQs को खूब लगाएं। बाकी जो भी करंट अफेयर्स हमने कराया उनको कर लीजिएगा। साथ ही साथ में कोई भी ईयरली अगर मैगजीन आएगी तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। इसके साथ में एक सूचना मैं और आपको दे दूं कि कल सुबह 1 महीने का यानी कि 1 से 31 अगस्त तक का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मैं कराऊंगा। डेली जो है 8 बजे जो आता है करंट अफेयर्स वो तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन कल 1 महीने का अगस्त माह का करंट अफेयर्स आपको करा दिया जाएगा। कल संडे है और सर ये करा दिया गया है। हाँ, ये ऑलरेडी आपका जो है संडे को करा दिया गया है, तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ रिवीजन हमें करना है बेसिकली। ठीक है, तो संडे को जो हमने 1 अगस्त से कराया हुआ 31 अगस्त तक उसको देखिएगा और प्लस सितंबर का तो करंट अफेयर्स आज से हमारा स्टार्ट ही हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के दौरान लड़कियों की शादी करने की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है? वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दरअसल ये कार्य किया है। और अगर ऐसा वहां पर हो जाता है गवर्नर के साइन के बाद, तो दरअसल हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य होगा जहां पर लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम उम्र है कितनी हो जाएगी? 21 ईयर, यानी कि 21 साल। अभी कितनी है? 18। नेक्स्ट, विश्व जल सप्ताह 2024 मनाया गया। कब मनाया गया भाई साहब? 25 से लेकर के 29 अगस्त 2024 के मध्य में विश्व जल सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके कौन से? जय साहब। बहुत ही लंबे समय से इनका नाम जो है आ रहा था और इनको नियुक्ति मिलना तय था लगभग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुल कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये हो गया भाई साहब आपका 10 वर्ष, यानी कि वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा हाल ही में विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज कहां पर की गई है? तो ये की गई है तुर्की में, आपके याद रखिएगा। इसके अलावा INS अरिहंत क्या है? तो ये है आपकी पनडुब्बी और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हाल ही में कहां पर 10वीं अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया आपका नोएडा में। इसके अलावा हाल ही में CISF का DG किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे RS भाटी। कहीं कहीं पर RS भट्टी भी लिखा रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मोस्टली RS भाटी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और अब हम आते हैं, यानी कि रिवीजन करंट अफेयर्स था, अब हम आते हैं आज के जो है करंट अफेयर्स पर। और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, जो कि हम लोग कर चुके हैं रिवीजन इस क्वेश्चन का जो कि हमने आपको दिया था, यानी कि जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपको बताना है। और इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर था बेसिकली वर्ष 2014, यानी कि जनधन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में कर दी गई है। और वर्ष 2024 में बेसिकली क्या है, इसके 10 साल क्या हो गए हैं? पूरे हो गए, इसलिए चर्चाओं में रहेगा और आपके परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ओके, चलो अब फटाफट आज की हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता है तो NGT, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? NGT को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं इसको। किस राज्य सरकार द्वारा इस पर जुर्माना लगाया गया? यानी कि NGT ने दरअसल अभी एक राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताना है कि NGT ने किस जो है स्टेट गवर्नमेंट पर जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या बिहार? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब। क्या? पंजाब। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता है, तो किसमें? अपशिष्ट प्रबंधन में, यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें जो पंजाब गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है। और उसी के लिए दरअसल NGT ने, जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उसने उस पर क्या किया है? जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, यह जुर्माना 1000 करोड़ रुपए का है, बहुत बड़ा जुर्माना है अपने आप में। और बेसिकली यह लिगेसी वेस्ट और
अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण लगाया गया। यानी कि पंजाब सरकार लेगेसी जो वेस्ट होता है और जो अनट्रीटेड जो सीवेज होता है उसको ये क्या कहते हैं, ट्रीट नहीं कर पाया है, इसलिए दरअसल इस पर जुर्माना लगाया गया है। और अगर बात करते हैं लेगेसी वेस्ट की बेसिकली, तो लेगेसी वेस्ट क्या होता है, वर्षों से जमा ठोस अपशिष्ट, यानी कि एक लंबे समय से सॉलिड वेस्ट जो है क्या है, जमा है और उसी को पंजाब गवर्नमेंट ने उसको ट्रीट नहीं किया है, इसीलिए एनजीटी ने इन पर क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। और अगर हम बात एनजीटी की करते हैं तो एनजीटी की स्थापना भाई साहब वर्ष 2010 में की गई थी, आपको पता होगा, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एनजीटी का संबंध किससे है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो पर्यावरणीय मुद्दों, जो भी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं उन पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने, और अगर कोई भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अन्य कोई पर्यावरणीय प्रदूषण करता है तो उस पर दरअसल क्या करता है, ये जांच करता है उसकी, और ऐसे जांच पाए जाने पर ऐसी किसी दोषी जो है संस्था पर, एनजीओ पर, कंपनी पर दरअसल ये क्या करता है, जुर्माना भी लगा सकता है और सजा का प्रावधान भी कर सकता है, बिकॉज ऑफ ये क्या है, अपने आप में ये न्यायाधिकरण है। और इसके जो इसकी जो क्या कहते हैं निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं, बाध्य होते हैं, यानी कि इसको आपको मानना ही होता है। और एनजीटी अपने आप में वैश्विक स्तर पर बेसिकली तीसरा ऐसा देश भारत है जिसने पर्यावरणीय मुद्दों के लिए एक प्रकार का न्यायाधिकरण जो है क्या किया था, बनाया था। पहला आई थिंक देश ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा शायद न्यूजीलैंड था और तीसरा भारत है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया तो मुझे याद है लेकिन न्यूजीलैंड वाला कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो तीसरा पहला ऐसा देश था जिसने जो है इस प्रकार के न्यायाधिकरण का क्या किया था, प्रावधान किया था भारत में। हालांकि आज भी जो है भारत जैसे देश में बहुत ही खतरनाक तरीके से पर्यावरणीय प्रदूषण वगैरह किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी काम हो रहा है इस पे। चलिए पंजाब के बारे में अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो पंजाब के बारे में आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, अगल बगल क्या है इसके, हिमाचल प्रदेश है एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ क्या है इसके पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, और यहां से काफी ज्यादा जो है घुसपैठ और नक्सली गतिविधियां यहां पर होती रहती हैं, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है, पंजाब के सहारे। इसके अलावा अगर बात करते हैं राजधानी की पंजाब की, तो चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और राज्यपाल कौन है, गुलाब कटारिया हैं। ये भी बेसिकली आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में शान नामक तूफान किस देश में आया, शान। अब देखो ये नाम ना खतरनाक सा लग रहा है, तो अगर आप इसमें गौर करोगे तो आप पाओगे बेसिकली, अगर नाम के अनुसार अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि ये जापान है। अगर कहीं इसमें चीन होता तो आपको लगता है यार जापान या चीन हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अमेरिका में ऐसे नाम होते नहीं, भूटान में भी नहीं होता है, भारत में भी शानपान टाइप का नहीं होता है, जापान में ही कुछ इस प्रकार के नाम होते हैं। दैट मीन्स ये जापान इसका क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। यानी कि अभी हाल ही में वहां पर जो है शान नाम का जो एक बहुत बड़ा भूकंप आया, यानी कि 2024 का सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान जो है अभी जापान में आया हुआ है तूफान, जिसको हम लोग चक्रवात भी बोलते, कई बार बोलते हैं, और चक्रवात के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो आइए पहले हम लोग एक दो पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। तो हाल ही में शान नामक तूफान जापान में आया, और प्रमुख तूफान और उनकी अवस्थिति कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो भारत में चक्रवात बोलते हैं इसको, चीन में टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली बोलते हैं, कैरेबियन सागर में हरिकेन बोलते हैं, और अमेरिका में टॉर्नेडो बोलते हैं। भाई साहब रट लेना इसको, ठीक है, ये नहीं कि बस चुपचाप से शांत मौन धारण करके बैठे रहो, ठीक है, अनशन पे नहीं बैठे हो, कॉपी पेन चलाते रहा करो, ठीक है ना, ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसको फटाफट क्या कर लीजिएगा, पूछा जाता है आपकी ज्योग्राफी में, एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात अगर हम चक्रवात की करते हैं, एक आर्टिकल हमने चक्रवात पर कराया था, जहां पर हमने चक्रवात, प्रतिचक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सारा हमने आपको बताया था। तो थोड़ा सा एक पॉइंट आप चक्रवात के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न क्या होता है, पूछा जाता है। तो इधर लिखिए आप क्या, फटाफट इधर लिख लिया आप क्या, चक्रवात लिखिए, और इधर लिखिए आप क्या, फटाफट प्रतिचक्रवात लिखिए। यानी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, और प्रतिचक्रवात को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिचक्रवात को एंटी साइक्लोन बोलते हैं, राइट। अब देखो क्या होता है बेसिकली, कि जो ये चक्रवात होता है भाई साहब, चक्रवात में क्या होगा, जरा इसको ध्यान से सुनना जरा इसको, ठीक है। चक्रवात में क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से चीजें होंगी, ठीक है, क्या होगा इस प्रकार से। अब देखो यहां पर क्या बनेगा कंडीशन, यहां पर चक्रवात में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, क्या, लो प्रेशर, और बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक, हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब। ठीक विपरीत इसके आ जाओ, यहां पर क्या कंडीशन बनेगी भाई साहब, यहां पर जो कंडीशन बनेगी आपकी, इसका ठीक विपरीत बनेगा, क्योंकि ये चक्रवात है
और ये क्या है, प्रतिचक्रवात है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इसका ठीक विपरीत बनेगा, यानी कि अगर यहां पर लो प्रेशर था तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यहां पर हाई प्रेशर था तो यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या बनेगी। चक्रवातों में बेसिकली क्या होता है कि चूंकि निम्न में क्या है, यानी कि बीच में क्या है, निम्न दाब है जिसको लो प्रेशर कहते हैं, बाहर हाई प्रेशर है जिसको उच्च दाब कहते हैं, और पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती हैं, गमन करती हैं। दैट मीन्स कि पवनें कुछ इस प्रकार से जो है क्या करेंगे, गति करेंगे, कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, गति करेंगे। यानी उच्च दाब से पवनें निम्न दाब की तरफ क्या करेंगी, जाएंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक, और ये चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम चक्रवात को कुछ इस प्रकार से इधर समझने की कोशिश करें तो अगर ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, पृथ्वी है, तो जो चक्रवात होता है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अगर बात करते हैं नॉर्थ की तो यहां पर क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज राउंड करेगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, मूव करेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी क्लॉकवाइज। ठीक इसके विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत तो हमने आपको बता दिया कि अगर यहां पर निम्न दाब है तो यहां पर क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा। क्या होगा, यहां पर उच्च वायु दाब होगा, और यहां पर अगर यहां पर निम्न दाब था तो यहां पर उच्च वायु दाब, और यहां पर उच्च वायु दाब है तो प्रतिचक्रवात में यहां पर निम्न वायु दाब होगा, और पवनें उच्च वायु दाब से क्या होती हैं, निम्न वायु दाब की तरफ होती हैं। इसका मतलब कि यहां पर क्या होगा, प्रतिचक्रवात में इसका ठीक विपरीत होगा, यानी कि पवनें निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब से क्या करेंगे, जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ क्या करेंगे, रोटेट करने की जाएंगी। तो यानी कि कुछ इस प्रकार की घटना जो है यहां पर घटित होगी। और अगर इसमें हम पृथ्वी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ। अगर यहां पर उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था चक्रवात, तो यहां पर क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या होगा, हो जाएगा क्लॉकवाइज। और यहां पर दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज था तो यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि ये विपरीत है, और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि चक्रवात का ठीक विपरीत क्या होता है भाई साहब, प्रतिचक्रवात होता है। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जब चक्रवात आता है तो चक्रवात में बेसिकली क्या होता है, चक्रवात में तेज वर्षा होती है, आंधी तूफान आता है। क्या, तेज वर्षा के साथ जो है क्या होगा, तूफान आएगा। और चूंकि चक्रवात का ठीक विपरीत है तो अगर चक्रवात में तेज आंधी तूफान बारिश आएगी तो प्रतिचक्रवात चूंकि उल्टा होता है, इसका मतलब कि प्रतिचक्रवात आने पर क्या हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। तो कोई पूछे प्रतिचक्रवात में क्या होता है तो आप कहेंगे यहां पर मौसमी घटनाएं क्या होती हैं, साफ हो जाती हैं। इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। क्या यह बिंदु आपको समझ में नहीं आया, याद रख लीजिएगा, ये कई बार आपसे पूछता है, ठीक है, कि चक्रवात प्रतिचक्रवात कैसे कैसे रोटेट करता है, कहां कहां पर रोटेट करता है, ठीक है, कहां पर निम्न वायु दाब होता है, कहां पर उच्च वायु दाब होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे देखो, ये हो गया। अच्छा, इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा अच्छा, ये पॉइंट समझ में आ गया है ना कि किस तरीके से होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सतीश कुमार, रवीश कुमार, अतुल सिंह या जगमोहन प्रताप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए फिर इनके बारे में थोड़ा सा, तो हाल ही में सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड, किसका, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और प्लस सीईओ दोनों नियुक्त किया गया है। वह सितंबर 2000 यानी कि 1 सितंबर 2024 से क्या करेंगे, अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, यानी कि अपने पद पर वो जो है विराजित होंगे। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं, जय वर्मा सिन्हा थी, अभी याद रखिएगा, पूछ सकता है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना की अगर बात करते हैं तो वर्ष 1905 में बेसिकली रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, जिसको हम लोग बीपीआरडी भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। तो ये फिर क्या है, ये फिर बेसिकली कहां पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो वर्ष 2024 में अपना
54वां क्या कर रहा है, स्थापना वर्ष मना रहा है, इसीलिए न्यूज में है ये। इसके अलावा बीपीआरडी का गठन कब किया गया था, तो 1970 अर्थात 1970 में दरअसल पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का क्या किया गया था, गठन किया गया था। यह बिंदु भी आपको याद रखना है। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये भी बिंदु आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन अभी कहां पर किया जा रहा है, यह किया गया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, हरदोई, प्रयागराज या नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, आपका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये अनुभव पुरस्कार बेसिकली कौन सा संस्करण है, तो ये है 7वां। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि कौन से नंबर का समारोह हो रहा है, कौन सी नंबर की बैठक आयोजित हो रही है, इस प्रकार का। तो यानी कि नंबर जो सीरीज चलती है वो भी आपको याद रखनी है, यानी कि ये 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन कब हो रहा था, तो 28 अगस्त को बेसिकली नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इस समारोह में क्या हुआ है कि 33% यानी कि 33% महिला पुरस्कार विजेताओं को उच्चतम प्रतिनिधित्व देखने को मिला। इसमें ये भी क्या है, अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है, विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा जो क्या है ये एग्जांपल है कि 33% जो है इसमें महिलाएं सम्मिलित हैं। इसके अलावा यह पुरस्कार पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक क्या है, माध्यम है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो, कूनो नेशनल पार्क की अवस्थिति कहां पर है भाई साहब, तो कूनो नेशनल पार्क आपका कहां पर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार में। तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो है आपका बेसिकली कहां पर, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन समझ में आ गया है ना आपका, 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह। ठीक है, चलो, तो कूनो नेशनल पार्क की अवस्थिति कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और आप बात करेंगे कि सर कूनो नेशनल पार्क क्वेश्चन क्यों बनाया आपने, तो इसका कारण बेसिकली क्या है, कारण यह है कि यानी कि चर्चाओं में क्यों है, चर्चाओं में रहने का कारण यह है कि जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर एक जो नामीबियाई जो चीता था उसकी क्या हो गई है, मौत हो गई है। इसलिए कूनो नेशनल पार्क चर्चाओं में आ गया है और आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कूनो नेशनल पार्क की अवस्थिति कहां पर है, मध्य प्रदेश, ये आपको पता ही हो गया। ठीक है, इसको लगा लीजिए टिक। और यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला एकमात्र जीवित चीता था, कौन सा, जो अभी एक्सपायर कर गया है। कहां पर था ये, कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में कुल 24 चीते क्या बचे हैं, शेष बचे हैं। और वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में फिर से चीते को बसाना था। और ये चीते बेसिकली कहां से लाए गए थे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से बेसिकली इनको लाया गया था। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो चुके थे, भारत में विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेवा द्वारा प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। इनका संबंध किससे है, सैनिकों और पेंशन भोगियों की सहायता हेतु। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 में ये पॉइंट आप लोग जरा थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना संभवतः। ठीक है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट को हटा दीजिए आप एक बार। ठीक है, इनको क्या करिए, आप हटा दीजिए एक बार। ठीक, इनको छोड़ दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जो है क्या हुआ है कि प्रोजेक्ट नमन को बेसिकली क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। क्या किया गया, प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। और आपको बताना है बेसिकली प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है। ठीक है, क्या, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा, सेवा नहीं सेना होगा, यहां पर करिए सेना, भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है, सैनिकों और पेंशन भोगियों की सहायता हेतु। ठीक है, या अपनी नई रक्षा क्षमता को बढ़ाने हेतु, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि सैनिकों और पेंशन भोगियों की सहायता है। तो दरअसल क्या किया गया है, ये जो प्रोजेक्ट नमन है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा, सेना कर दीजिएगा, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा क्या किया गया है
प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। इसे रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और इस पर काफी दिनों से भारतीय सेना काम कर रही थी और इसको जो है इसके प्रथम चरण का क्या किया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। राइट, चलो इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वधावन बंदरगाह, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। और कहां पर किया गया इसका उद्घाटन, ठीक है, कहीं कहीं पर यह बढ़ावन भी लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़ावन या बधावन, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहीं कहीं पर ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया इसका उद्घाटन, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में। तो इसका उद्घाटन बेसिकली किया गया है आपका कहां पर, महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और किसने उद्घाटन किया है, तो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दरअसल इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बधावन बंदरगाह का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। और इस परियोजना की अगर लागत की बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई अगर मुख्य परियोजना होती है तो उसमें कितना पैसा लगा है, यानी कि कितने का बजट है वो, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 76,000 करोड़ रुपए का क्या है, ये पूरा का पूरा बजट इसमें अलॉट किया गया है। ये भी बिंदु आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आज आपका क्या है, अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको हमने कराया भी है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि रिट क्या होती है और प्रमुख रिटों पर चर्चा कीजिए। और ये बेसिकली आपके जीएस का जो पेपर सेकंड है इस पॉलिटी का, उसका ये क्या है, सेक्शन है। और ये भाई साहब आपका जो रिट होती है ये आपके प्री में भी पूछा जाता है और ये रिट आपके क्या की जाती है, मेंस में ही पूछी जाती है। तो यही टास्क है आपका, यही टास्क है कि आप अगर मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसको लिख लीजिएगा, और अगर प्री पर भी फोकस हो गए होंगे तो रिट पर जो है ये टास्क है आपका कि रिट को आप लोग क्या करिएगा, जो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, और प्रतिषेध है, ये सब आपको क्या करना है, जो है इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। राइट, ये टास्क आज का हमारा बेसिकली क्या है, यही है कि आपको रिट को क्या करना है, रेडी करना है। और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, प्री परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी संडे को हमने ऑलरेडी, फिर से मैं कह रहा हूं कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का जो है करंट करा दिया गया है। आप लोग उसको चाहें तो देख लीजिएगा, रिवीजन आपका बहुत जल्दी वहां से हो जाएगा, ठीक है। प्लीज उसको देखिएगा आप लोग। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।